हाय गैस, आप देख रहे हैं वाम्स केड़ू। तो गैस आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक के ट्रीटमेंट देखेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद से और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, दोनों एस्पेक्ट से हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। प्लस उसके कॉजिंग फैक्टर देखेंगे और इसमें क्या हेल्दी डाइट होता है वो भी देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन हम क्या कर सकते हैं पूरी डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक गाइस है जो हाइपरटेंशन है, जो नॉर्मली मैक्सिमम हर एक पेशेंट को जो अबव 40 एज के होते हैं उनको देखने को मिल जाता है। तो उसके कॉजिंग फैक्टर क्या है, हाइपरटेंशन है क्या, सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन जब पेशेंट में जब बीपी लेवल, जब पेशेंट का नॉर्मल बीपी लेवल होता है 90 to 120 mmHg, जब इस लेवल से पेशेंट का बीपी हाई होने लगता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन में रखा जाता है। अब बात आती है हाइपरटेंशन को मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो हाइपरटेंशन का मेजरमेंट जो होता है स्फेग्नो मैनोमीटर से करते हैं, जो एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हाइपरटेंशन के स्टेज होते हैं, जैसे 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और सीवियर स्टेज। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हाइपरटेंशन कौन से स्टेज का है कौन से स्टेज का नहीं है। तो इसका भी एक नॉर्मल रेंज दे रखा है। जैसे फर्स्ट स्टेज में अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें 140 to 159 जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक बीपी होता है, डिस्टोलिक। हाइपरटेंशन को मेजरमेंट जब करते हैं ना तो उसमें हमें दो पॉइंट मिलता है, एक होता है सिस्टोलिक पॉइंट होता है, एक तो डायस्टोलिक पॉइंट होता है। सिस्टोलिक पॉइंट का रेंज होता है फर्स्ट स्टेज में 140 to 159 और डायस्टोलिक का रेंज होता है नॉर्मली 90 to 100। ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में क्या रेंज होगा, सेकेंड स्टेज में रेंज होगा कि 160 to 180 जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 100 to 110। ठीक है। अब सीवियर स्टेज की कंडीशन कब कहलाएगा, जब सीवियर स्टेज में पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा ना 180 से अबव होगा, यानी कि 180 से उसका प्रेशर बीपी हाई हो रहा है सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर 110 से हाई हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम सीवियर स्टेज में रखते हैं। कॉजिंग फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले हाइपरटेंशन की जो कॉजिंग फैक्टर होती है ना उसमें हो सकता है कि पेशेंट के आनुवंशिक हो, हेरिडिटी हो। दूसरा कारण हो सकता है कि हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या कोई पेशेंट, तो उसके कारण भी हैवी एक्सरसाइज से भी हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि वो डाइट में नमक का ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो नमक जो होता है सोडियम लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण भी हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मोटा है यानी कि ओबेसिटी है तो उस कंडीशन में भी उस पेशेंट में हाइपरटेंशन बनने की चांसेस रहता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर कोई रीनल डिजीज़ हो रखा है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसका एस्केटिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशनों में भी हाइपरटेंशन के कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइस जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, जिस पेशेंट में थायराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है उस पेशेंट में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं किसी पेशेंट का जो डेली रूटीन एकदम चेंज हो रखा है, ज़्यादा ऑयली फूड, फास्ट फूड, मोमो, चाउमीन, ये सब उसमें ज़्यादा मतलब वो निर्भर रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो इन सभी कारणों से भी एक डेली रूटीन चेंज होने से भी हाइपरटेंशन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ये तो हमने देख लिया कि कॉजिंग फैक्टर क्या होते हैं। अब देखते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। जब हाइपरटेंशन किसी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि हाँ इस पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है। या जब हमारे पास बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसको हम उसके लक्षण से भी पता लगा सकते हैं कि हाँ शायद इस पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है। तो उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, सबसे पहले जब किसी पेशेंट का बीपी बढ़ेगा ना तो उसको सिर में दर्द होने लगेगा, घबराहट होने लगेगा, धड़कनें तेज़ चलने लगेगी। इसके अलावा हो सकता है उस पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा फील हो, उल्टी जैसा मन हो रहा है, फिर चक्कर आ रहे हो, फिर कानों में कुछ शब्द सुनाई दे रहा है, ऐसे कानों के पास कोई घंटी जैसी बज रही है, ऐसा कुछ आवाज़ सुनाई देता हो। फिर जब हम उसको बीपी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे तो उस पेशेंट का जो नॉर्मल रेंज होता है बीपी का 80 to 120 mmHg उससे ऊपर आता है। तो ये सारे कंडीशन जो होते हैं हाइपरटेंशन के सिम्टम होते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन के किसी पेशेंट को है तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन में उस पेशेंट का हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा हम उस पेशेंट में KFT टेस्ट करा सकते हैं, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें हमें पता लग जाए कि पेशेंट के एस्केटिनिन लेवल कितना है। इसके अलावा उसका ब्लड यूरिया कितना है,
इसके अलावा उसमें जो सोडियम पोटेशियम का लेवल कितना है, कम है या बढ़ा है, तो ये सारे हम KFT टेस्ट से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का हम ब्लड शुगर भी टेस्ट कर सकते हैं, प्लस पेशेंट में यूरिक एसिड का लेवल भी देखना होता है। तो ये एक टेस्ट हो गया हमारा KFT टेस्ट, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड टेस्ट, ठीक है। फिर ECG करा सकते हैं पेशेंट में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो टेस्ट होता है वो हम करा के देख सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे करा के देख सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम करा के से देख सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो होता है LDL लेवल कितना बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड कितना बढ़ा हुआ है, इसके अलावा जो होता है HDL कितना कम हुआ है, ये सारे हम पता कर सकते हैं। तो ये इसके इन्वेस्टिगेशन हो गए। इसके अलावा हम इसमें अगर हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, मॉडर्न के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट एस्थेमिक कंडीशन में है, कोई एस्थेमिक पेशेंट है, तो हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट देने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो बीटा ब्लॉकर के जितने भी मेडिसिन आते हैं, ड्रग्स होता है, उसको हमें हाइपरटेंशन के पेशेंट में नहीं देना है। बीटा ब्लॉकर में जैसे प्रोनॉल आ जाता है, इसके अलावा जो होता है मेटोप्रोल आ जाता है, एटेनेलॉल आ जाता है, ये जो होता है बीटा ब्लॉकर के मेडिसिन होता है। तो हमें ये 3 मेडिसिन को ध्यान रखना है कि एस्थेमिक पेशेंट में नहीं देना है। इसके अलावा हमें क्या देना है पेशेंट को जो नॉन एस्थेमिक है, तो उसको हम दे सकते हैं जैसे नॉर्मली किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप में मिल जाएगा जो एम्लोकाइन 80, बहुत ही प्रचलित नाम है, हर कहीं पे भी मिल जाता है आसानी से, तो हम ये दे सकते हैं। इसके अलावा हम एम्लोडिपिन 80 दे सकते हैं, एम्लोकाइन 80 दे सकते हैं, ठीक है। फिर एम्लोप्रेस L दे सकते हैं, फिर एम्लोप्रू 80 भी दे सकते हैं, टेल्माकाइन AM दे सकते हैं, कार्डिक एच दे सकते हैं, एम्लोप्रेस जेड दे सकते हैं, डिपिन दे सकते हैं। ये सारे जो होता है हाइपरटेंशन को कम करने वाले मेडिसिन है। पर अब बात आती है कि जब हम ये मेडिसिन दे दिया फिर इसके बाद भी हाइपरटेंशन का लेवल उतना कम नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशनों में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कंडीशनों में हम डायूरेटिक दे सकते हैं। डायूरेटिक में बहुत ही फेमस नाम है फ्रूसेमाइड, जो इसका ब्रांड नेम लासिक्स के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में। तो हम फ्रूसेमाइड पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ और भी डायूरेटिक दे सकते हैं, जैसे स्पाइरिनोलैक्टोन दे सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोथायोजॉइड दे सकते हैं। पर जो फ्रूसेमाइड से भी स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक होता है ना, वो हाइड्रोक्लोरोथायोजॉइड होता है। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेडिसिन कब देना है। पेशेंट के कंडीशन को देखकर ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कौन से डायूरेटिक हमें देना है। तो नॉर्मल जो डायूरेटिक होता है लासिक्स दे सकते हैं, जो नॉर्मली में हम देते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लिया, अगर उसके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई डिजीज़ हमें पता लग गया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये तो हमारा मॉडर्न एस्पेक्ट में हम ट्रीटमेंट हो गया। अब आयुर्वेद के एस्पेक्ट में हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो गाइस, हाइपरटेंशन का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों।